आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड पे, जिसको हिंदी में समास बोलते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है समास। समास जो है ना, वो हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें समास के 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपका बहुत ही तरीके से हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि समास के बारे में जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण के द्वारा हम समास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने समास के परिभाषा को लिखा है। देखिए कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ओके, समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त। किसी भी बड़े शब्द को छोटा करके लिखना या बोलना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। ठीक है। और समास जो है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। क्या हो जाता है? समास। दोनों मिलकर के समास बनाते हैं। हिंदी व्याकरण में जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वह है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तो उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाना ही समास कहलाता है। ओके। और दूसरे शब्दों में कहें तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए। ओके, तो आपके समझने के ऊपर है, आप जिस भी परिभाषा के अनुसार समास को अच्छे से समझ सकते हो, आप उसके द्वारा समझने का प्रयास करो। ओके। समास रचना में ना 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ओके। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। समझ में आ रहा है? इसमें 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल। ओके, गंगा जल है ना, इसमें जो गंगा है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। अभी समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू, गंगा जल में जो गंगा शब्द है वो पूर्व पद है और जल उत्तर पद, यानी कि गंगा प्रथम पद है और जल जो है वो अंतिम पद है। ओके, अंतिम शब्द है। समझ में आया? चलिए अब समास के भेद को समझते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के नाम जो है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप समास को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, क्या होता है। तो अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ होता है अव्यय हो जाना। ओके, अव्यय हो जाना। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। इसमें प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है और उसका अर्थ ही जो होता है वो प्रधान होता है, प्रमुख होता है। ओके। इसमें
अव्यय पद का जो प्रारूप होता है वह लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे जैसे यथाशक्ति, तो इसका क्या अर्थ होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। निर्भय, बिना भय के। वैसे ही आ जाएगा प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर। ओके। रातों रात, रात ही रात में। आमरण मीन्स होता है मृत्यु तक। तो इस प्रकार ये सारे जो शब्द हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के अगर कहीं शब्द आपको दिख जाए या एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पहचान करने के लिए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप निसंकोच अव्ययी भाव समास पे टिक करोगे। ओके। दूसरा जो प्रमुख समास है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है। इस तत्पुरुष समास से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पहचानने के लिए, क्योंकि ये जो तत्पुरुष समास होता है ना वो कारक से जुड़ा होता है। जैसे आपने हिंदी में कारक पढ़ा है, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इस प्रकार जो 8 भेद होते हैं, तो उसमें से जो 6 कारक हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, पहले तत्पुरुष समास को समझते हैं। इस समास में प्रथम पद गौड़ तथा अंतिम पद प्रधान होता है, यह कारक से जुड़ा होता है। ठीक है। इसमें जो प्रथम पद होता है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, जो अंतिम पद होता है ना वही प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और ये जो होता है वो कारक से जुड़ा होता है। जैसे राजपुत्र। ओके। राजपुत्र, अगर इसका हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह यानी कि अलग अलग करेंगे, तो इसका क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा के पुत्र को क्या कहते हैं? राजपुत्र। तो ये जो कारक चिन्ह है ना, ये देखिए का जो है आपको पता है कि ये कारक चिन्ह है। कौन से कारक चिन्ह है? आपको याद आ रहा होगा कि ये संबंध कारक का कारक चिन्ह है ना। का, के, की, रा, रे, री संबंध कारक में आता है। तो इस प्रकार ये हो गया। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष कर्म, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आपने पढ़ा है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। तो ये द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष बोल सकते हैं इसको। ओके। कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या है, कैसे ये कर्म तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है, क्योंकि इसके जो शब्द हैं इस प्रकार होंगे। जैसे रचनाकार, स्वर्ग प्राप्त, मनोहर, माखन चोर, वनगमन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इसका रचनाकार का हो जाएगा रचना को करने वाला। ओके। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मनोहर, मन को हरने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनगमन, वन को गमन। इसमें देखिए कारक चिन्ह आ गया है को, तो ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है। जब हम लोग इसको समास ये जो रचना को करने वाला है, जब हम इसमें कारक चिन्ह को हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। आप चाहें तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। मैंने यहाँ पे बस आपको एग्जाम्पल बताया है। इसका अगर आप परिभाषा लिखना चाहें, डिफिनेशन लिखना चाहें, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं
कि इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। दो पदों के बीच में रचनाकार इसमें क्या है, कर्म कारक छिपा हुआ है। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इस प्रकार आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद है तृतीया तत्पुरुष यानी कि करण तत्पुरुष। करण, इसका कारक चिन्ह आपको पता है से के द्वारा होता है। जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति आपको पता ही है क्या है, के द्वारा और से होता है। ठीक है, जैसे अकाल पीड़ित, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, भयाकुल, भय से आकुल। धनहीन, धन से हीन। इस प्रकार ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। तो इस तरह के जहाँ भी शब्द आपको दिखे तो ये आप तत्पुरुष समास बता सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, ये कैसे तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष है, देश के लिए भक्ति। अगर देशभक्ति को का समास विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इसमें कारक चिन्ह छिपा हुआ है ना, देश के लिए भक्ति। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। कर्म भूमि, कर्म के लिए भूमि। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, प्रयोगशाला, एक शब्द में हम बोलते हैं ना प्रयोगशाला, और इसका विस्तृत रूप क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो इसमें के लिए जो है वो संप्रदान कारक चिन्ह है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, कारक, इन दोनों पदों के बीच में संप्रदान कारक छिपा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष मीन्स अपादान तत्पुरुष समास। अपादान के बारे में आपको पता ही है कि जहाँ अलगाव होने का बोध हो और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति, तृतीया तत्पुरुष में भी से के द्वारा है और अपादान कारक में भी यानी कि पंचमी तत्पुरुष समास में भी से कारक चिन्ह है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है करण कारक में, और यहाँ पे अलगाव होने का बोध कराता है जो से कारक चिन्ह है। ठीक है, जैसे पथ भ्रष्ट, तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। विद्याहीन, विद्या से हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ठीक है, तो पथ भ्रष्ट, विद्याहीन, ये क्या है, संक्षिप्त में लिखा गया शब्द है। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह छिपा हुआ है, कारक छिपा हुआ है अपादान कारक छिपा हुआ है। तो इस प्रकार आप जब इसका विग्रह करेंगे तो आप इसकी पहचान कर सकेंगे कि ये अपादान तत्पुरुष समास है। उसके बाद नेक्स्ट है षष्ठी तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। ये लास्ट नहीं, इसके बाद भी एक और है, सप्तमी है संबंध तत्पुरुष समास। इसका एग्जाम्पल इसका जो चिन्ह है, विभक्ति है, ये तो आपको पता ही है, काके की रारेरी। आपने हिंदी ग्रामर में जब कारक पढ़ा है तो उसमें डिटेल में आपको बताया गया है। इसमें क्या होता है, दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा हुआ रहता है। जैसे दीनानाथ,
इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, मीन्स इसमें क्या है, संबंध कारक छिपा हुआ है। दीनानाथ, राजदूत, बैलगाड़ी। दीनानाथ का क्या हो जाएगा, दीनों के नाथ, राजदूत, राजा का दूत, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, काके की, आपको दिख गया, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है सप्तमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये लास्ट है, तत्पुरुष समास के जो भेद है उसका ये लास्ट टाइप्स है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह आपको पता ही है कि में पे पर होता है अधिकरण कारक का। जैसे वनवास, गृह प्रवेश, आप बीती, दानवीर, आत्मविश्वास। वनवास में हो जाएगा वन में वास, गृह प्रवेश का हो जाएगा घर में प्रवेश, आप बीती, अपने पर बीती, दानवीर, दान में वीर, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। तो इस प्रकार इसमें देखिए अधिकरण कारक छिपा हुआ है, इस शब्द में अधिकरण कारक छिपा हुआ है, में पे पर अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार जो भी तत्पुरुष समास के भेद हैं, 6 भेद हैं, कर्म से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष समास तक। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी शब्द हैं, वो सारे तत्पुरुष समास के ही हैं। एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग अगर अच्छे से एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फिर नंबर 3 पे समास के जो 6 भेद हैं, पहला कौन सा भेद था, अव्ययी भाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास। ओके, इसकी परिभाषा है कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जिस भी समास में आपको पहला पद विशेषण नजर आए, ठीक है, विशेषण क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं ना, विशेषण। तो जिस भी शब्द में आपको विशेषण नजर आ जाए, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य नजर आ जाए, वहाँ पे आप कर्मधारय समास पे टिक कर सकते हो, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला क्या है, ये विशेषण शब्द है नीला, कमल की विशेषता बता रही है कि कमल कैसा है, नीला है, उसके गुण बता रहा है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। ओके, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान क्या है, एक विशेषण शब्द है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है जिसका, ठीक है। इसी प्रकार लाल मणि, लाल है जो मणि, ठीक। महादेव, महान है जो देव। नवयुवक, नवयुवक, नव है जो युवक। तो जहाँ भी अगर समास से प्रश्न आ रहा है और उसमें समास को पहचानने के लिए पूछा जा रहा है, और इस तरह के जब शब्द आए आपके सामने जिसमें पहला पद जो है वो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष नजर आए, तो वो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। द्विगु समास, ये आपके समास का सबसे इजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना वो संख्या पे डिपेंड करता है, नंबर्स होते हैं जिससे इसकी पहचान हो जाती है द्विगु समास की। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें जो प्रथम पद होता है ना वो
संख्यावाचक होता है, यानी नंबर्स होते हैं उस शब्द में। कभी कभी क्या होता है ना, उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, मीन्स पूर्व पद और उत्तर पद दोनों संख्यावाचक होते हैं। जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। पंचतत्व, पांच तंत्रों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। इसी प्रकार त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, अभी मैंने बताया, पांच तंत्रों का समूह। शतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी, चार गुनी। ठीक है, तो इस प्रकार जो द्विगु समास होते हैं उसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो जहाँ भी नवग्रह, नवरत्न, त्रिलोक, पंचतंत्र, तो अगर इस तरह के शब्द आए तो वो द्विगु समास होगा। ओके, उसके बाद नंबर 5 पे आता है द्वंद्व समास। ये भी समास जो है ना वो बहुत ही ईजिली आप इसकी पहचान कर सकते हो। थोड़ा सा एक बार अगर ध्यान दोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसकी पहचान कर लोगे अगर समास से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना इस समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं। ठीक है, और जब इसका हम विग्रह करते हैं यानी कि अलग करते हैं तो विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है इसमें। जैसे माता पिता, माता पिता ये क्या है, द्वंद्व समास है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो इसमें और जुड़ जाएगा, माता और पिता। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। रात दिन, रात और दिन। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इस तरह के जो शब्द हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसकी पहचान करना बहुत ही इजी है। बस आपको याद रखना है कि ये कौन सा समास है। माता पिता, अमीर गरीब, रात दिन, अन्न जल, नर नारी, ये सब जो शब्द हैं वो किस समास के अंतर्गत आते हैं, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत। ये द्वंद्व समास आपको याद रखना है। लास्ट है नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, यानी ना तो प्रथम शब्द प्रधान होते हैं ना ही अंतिम शब्द प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि द्वारा रचित पद विशेषण का कार्य करता है। अभी एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझ जाओगे। जैसे चतुरानन, लंबोदर, नीलकंठ, वीणापाणी, श्वेतांबर, दशानन हो जाएगा, चक्रधर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद जो चतुरानन है, लंबोदर है, इसमें कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरा जो पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसका जो हम विग्रह करते हैं ना, अलग अलग जो करते हैं इसका समास विग्रह, तो उस विग्रह करने पर क्या होता है, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आदि आते हैं। ठीक है, वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुरानन है ना, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, चार है आनंद जिसके। चतुरानन का शाब्दिक अर्थ होगा चार है आनंद जिसके। अब इसका तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है एग्जैक्टली, तो क्या होगा, चार है आनंद जिसके, अर्थात
ब्रह्मा। किसके 4 मुख हैं? तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा इसका ब्रह्मा। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा भी है ना कि बहुब्रीहि समास में पढ़ा है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये दोनों पद मिलकर के एक नवीन अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अर्थ में क्या निकल के आया है? ब्रह्मा। 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो आप बताइए लंबा उदर किसका है? गणेश जी का है ना। तो यह बहुब्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीलाकंठ किसका है? बताइए नीलाकंठ किसका है? भगवान शिव जी का है ना। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स है बहुब्रीहि समास के। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, इसका अर्थ होगा चक्र को धारण करने वाला। अब बताइए चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु भगवान धारण करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 मुख किसके थे? रावण के थे ना। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इस प्रकार ये बहुब्रीहि समास है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आप समास को बहुत ही आसानी से समझ लोगे और आपकी आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे से उसको गेन कर सकोगे, इससे मार्क्स गेन करोगे। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, समझिए। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।